सवाल तो मोदी और शाह से पूछा जाना चाहिए कि उनकी पार्टी का सांसद कैसे मुसलमानों के सामूहिक बहिष्कार की शपथ दिला सकता है। पूछा जाना चाहिए कि दिल्ली में दंगे का माहौल बनाने वाले सांसद और विधायक पर मोदी और शाह चुप क्यों है। पूछा जाना चाहिए कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले पीएम मोदी अपने सांसद के खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे। पूछा जाना चाहिए कि ऐसे बीजेपी सांसद को पीएम मोदी मन से माफ कर पाएंगे या नहीं। पूछा जाना चाहिए कि जहरीले भाषण के 3 दिन बाद तक भी बीजेपी ने चुप्पी क्यों साध रखी है। पूछा जाना चाहिए कि दिल्ली पुलिस ने अब तक ऐसे भाषण देने वालों के खिलाफ राजद्रोह और यूएपीए की धाराएं क्यों नहीं लगाई है। पूछा जाना चाहिए कि कोई मोहसिन, कोई आलम या कोई बिलाल अगर कातिल है तो क्या सजा पूरी कौम को दी जा सकती है। पूछा जाना चाहिए कि मनीष शर्मा का परिवार ही अगर कह रहा है कि उसकी मौत को सांप्रदायिक रंग मत दो, नफरत की राजनीति मत करो, फिर ये बीजेपी और वीएचपी वाले वहां जहर उगलने क्यों गए थे। पूछा जाना चाहिए कि बीजेपी विधायक ही अगर कह रहा है कि दिल्ली दंगे के दौरान वो खुद 2500 लोगों को लेकर वहां गया था, मारने गया था, तो फिर उसे जेल क्यों नहीं भेजा गया। पूछा जाना चाहिए कि दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में मंच से दंगा फैलाने वाले ऐसे भाषण क्यों होते हैं और उस दिन भी क्यों होते रहे। पूछा जाना चाहिए कि जब कोई भगवाधारी मंच से मुसलमानों को चुन चुन कर मारने के लिए लोगों को उकसा रहा था तो सामने दिल्ली पुलिस तमाशबीन बनकर क्यों खड़ी थी। पूछा जाना चाहिए कि उस आचार्य योगेश्वर की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। पूछा जाना चाहिए कि मस्जिदों और मदरसों को बम से उड़ा देने की बात करने वाला भगवाधारी गिरफ्तार क्यों नहीं होता। पूछा जाना चाहिए कि अगर कोई मुस्लिम मन से ऐसे ही बात करे, दूसरे धर्म के लिए ऐसे ही कुछ कह दे, तो क्या उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। पूछा जाना चाहिए कि राजद्रोह और यूएपीए की धाराएं सिर्फ कफील खान, उमर खालिद, सिद्दीक कप्पन, इमरान या इकबाल जैसे नामों के लिए सुरक्षित है। पूछा जाना चाहिए कि दिल्ली दंगे में दिल्ली पुलिस की संदिग्ध भूमिका के इतने सबूत के बाद भी क्या कार्रवाई हुई। पूछा जाना चाहिए कि जहांगीरपुरी दंगे के दौरान पुलिस की भूमिका पर कोर्ट के प्रहार के बाद, सख्त जवाब तलब के बाद कितने पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। पूछा जाना चाहिए कि दिल्ली में धर्म संसद बुलाकर जहरीले भाषण देने वालों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी ऐसी सभाएं क्यों होती हैं। पूछा जाना चाहिए कि देश में मुसलमानों को बार बार बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है। कम से कम ऐसे 100 सवालों की लिस्ट मैं दे सकता हूं जो मोदी और शाह से पूछा जाना चाहिए, सर्वोच्च सत्ता से पूछा जाना चाहिए, बीजेपी से पूछा जाना चाहिए। लेकिन पूछेगा कौन। सब तो मोदी और शाह की भक्ति में मगन है। सीधे सीधे बीजेपी पत्रकारों ने, एंकर्स ने ज्वाइन भले न किया हो, काम तो वही कर रहे हैं। कई बार आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये चैनल पर एंकर बोल रहा है या बीजेपी या बजरंग दल का प्रवक्ता बोल रहा है। कोट और टाई में बैठा है, नीचे एंकर का नाम लिखा है, वो हटा दें तो फर्क मिट जाएगा। जैसी साजिश अभी हुई है या रची जा रही है, ऐसी ही साजिश तब भी हुई थी जब कपिल मिश्रा जैसे लोग दिल्ली में उस इलाके में दंगे का माहौल बनाने के लिए, सुलगाने के लिए प्लॉट बनाने गए थे। और कपिल मिश्रा का बयान पुलिस की मौजूदगी में सबूत के तौर पर दुनिया के सामने है। यह अलग बात है कि दिल्ली दंगे में कपिल मिश्रा जैसों को दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दी थी। 3 दिन पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की एक कमेटी ने कैसे अपनी रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार की भूमिका पर दिल्ली दंगों के दौरान सवाल उठाए थे। एक बार फिर संक्षिप्त में आपको बता देता हूं ताकि सनद रहे। पुलिस कैसे काम करती है, अगर ऊपर अमित शाह हो, पुलिस कैसे काम करती है,
अगर संदेह के घेरे में बीजेपी के नेता हों, पुलिस कैसे काम करती है? अगर टारगेट पर मुस्लिम, पुलिस कैसे काम करती है? अगर ऊपर से पुलिस को कुछ ऐसा निर्देश होता है। जांच उन जजों ने की जिनकी निष्ठा पर कोई संदेह नहीं है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज। नाम तो आपको पता होगा, फिर भी बता दो। जस्टिस मदन लोकुर, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज। जस्टिस AP शाह, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पूर्व। जस्टिस RS सोढी, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज। जस्टिस अंजना प्रकाश, पटना हाई कोर्ट की पूर्व जज। और GK पिल्लई, पूर्व केंद्रीय गृह सचिव। इन लोगों की एक जांच कमेटी थी। इस कमेटी ने जो जांच करके बताया है वो इस बात का सबूत है कि दिल्ली दंगों के दौरान सरकार और पुलिस की भूमिका साफ साफ संदिग्ध एक तरफ थी। सांप्रदायिक हिंसा हुई, दंगे हुए, 53 लोग मारे गए। ये पहले भी बताया था। मरने वालों में 40 मुसलमान, 13 हिंदू थे। आंकड़े का फर्क समझिए और अंदाजा लगाइए। पकड़े जाने वालों में ज्यादातर मुस्लिम हैं। और इसमें कमेटी ने साफ साफ कहा था कि बीजेपी ने CAA के विरोध में प्रदर्शनों को अपने चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाया और प्रदर्शनों को राष्ट्र विरोधी और हिंसक करार दिया। कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर के बयानों का भी जिक्र है। गोली मारो सालों को जैसे बयान। मुसलमानों के खिलाफ इस माहौल को टीवी चैनलों ने हवा दी। रिपोर्ट में यह भी कहा है 23 फरवरी के दिन और उससे पहले भी नेताओं के जरिए हेट स्पीच दिए जाने के खिलाफ कार्रवाई करने में दिल्ली पुलिस बुरी तरह नाकाम रही। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस तरह के कई दस्तावेज मौजूद हैं जिससे पता चलता है कि दिल्ली पुलिस के लोगों ने भीड़ की मदद की। कई जगह मुसलमानों के खिलाफ हमलों में खुद शामिल हुए। गौर से इन शब्दों को सुनिए जो जजों की कमेटी ने कहा है। कमेटी ने यह भी कहा है, गृह मंत्रालय की भूमिका पर उंगली उठाते हुए, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय पैरामिलिट्री बल पर नियंत्रण के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्रालय सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने में नाकाम रहा। पुलिस और सरकार के उच्चाधिकारियों ने 24 और 25 फरवरी को बार बार यह भरोसा दिलाया था कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जमीन पर हिंसा होती रही। कमेटी का कहना है पुलिस ने उन लोगों की कोई जांच नहीं की जिन्होंने दंगों से पहले हेट स्पीच दी और लोगों को हिंसा के लिए उकसाया। और उसी में कपिल मिश्रा जैसे लोग DCP की मौजूदगी में जो कह रहे थे, वीडियो आपने सुना होगा, सीधे धमकी और चेतावनी। और वैसी स्थिति एक बार फिर पैदा करने की कोशिश हो रही है। और जहां यह भाषण हुआ सुंदर नगरी में, वहां से वो जगह जहां दंगे हुए थे, जहां 50 से ज्यादा लोग मारे गए, मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। जिन्होंने दंगे के दर्द को झेला है, उन्हें अंदेशा भी है, आशंका भी है। उसी में वो महिला हैं जिन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि इनका मकसद क्या है, जिनका जिक्र शुरू में मैंने किया, ज्योति शर्मा शायद। तो अब नागरिक के तौर पर बार बार कहता हूं, सचेत होइए, संभल कर रहिए। आप दिल्ली के किसी भी इलाके में रहते हैं, माहौल ऐसा बनाने की कोशिश अगर ये नेता लोग करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर से अगर मोदी और शाह की सरपरस्ती ना होती तो शायद इनके खिलाफ संगीन धाराओं में इनकी गिरफ्तारी हो सकती। और मैंने जैसा कि कहा, इनका नाम कुछ और होता तो इन पर वो धाराएं लगती कि महीनों तक इन्हें जमानत नहीं मिलती। लेकिन ये तो लॉ मेकर है। सांसद को लॉ मेकर कहा जाता है क्योंकि कानून संसद में बनता है। ये लॉ मेकर वहां जाकर क्या कर रहे हैं? बहिष्कार करो, मुसलमानों का टोटल बहिष्कार, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। तो सचेत सिर्फ आपको रहना है। अब जिम्मेदारी आप पर है। ये लोग, बेलगाम लोग जो करना चाहते हैं, उनकी मंशा अगर आप नहीं समझेंगे तो पता नहीं फिर आने वाले दिनों में कहीं दंगा हुआ, ऐसे ही लोग मारे जाएंगे। कुछ हमारे परिचित, कुछ आपके परिचित, कुछ आपके परिजन, कुछ किसी और के परिजन। और इनकी तो राजनीति चलेगी, चमकेगी, सत्ता भी मिलेगी, वोट भी मिलेगा, ध्रुवीकरण का फायदा भी होगा। नुकसान किसका है? सोचिएगा ठंडे दिमाग से। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूं, फिर मुलाकात हो।